नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नाका थाना क्षेत्र के आर्यनगर में यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग गिरने से बगल के मकानों में भी दरार आई। तो बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा। लोग घरों से बाहर निकले और सूचना पर मौके पर नाका पुलिस पहुंची हुई है। साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। रस्सी से बैरिकेड किया गया। पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से बैरिकेड किया है। और इसी खबर पर संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और कौशलेंद्र, क्या अपडेट, मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? हेलो कौशलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आपको बताएं कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो गिरी हुई है। आप मेरे जी जो आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग गिरी हुई है आप देख रहे हैं, ये निर्माण कार्य चल रहा था और 3 फ्लोर बना हुआ था। और सूचनाएं मिल रही कि जो आसपास के लोग हैं को बेसमेंट की खोदाई जो है करवा रहे थे। इसको लेके आसपास के लोगों ने जो है इनसे कई बार विरोध भी किया कि यहाँ पे काम मत करें, क्योंकि बिल्डिंग हल्की तिरछी हुई थी और वो जो है आज अचानक से जो है वो गिर गया। इसमें जो किराएदार थे उनको, हालांकि जब बिल्डिंग तिरछी हुई थी तो उनको खाली करवा लिया गया था जी। और कई किराएदारों का सामान वहां पे है, जो कि लोग यहाँ पे जो नगर आयुक्त आए हुए हैं और एडीसीपी पुलिस विभाग के लोगों से उन्होंने कहा कि हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, काफी सामान है जो अंदर, सब उसी में सब धंस गया है, तब दब गया है। और ये बिल्डिंग जो है बेसमेंट खोदते समय हल्की बिल्डिंग तिरछी हो गई थी, जो कि टेढ़ी हो गई थी। और आज कौशलेंद्र, क्या इस बात का अंदेशा नहीं था जो लापरवाही बरती गई और उसी लापरवाही का नतीजा है कि ये बिल्डिंग, निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर जाती है? हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो सामान है उसका नुकसान हुआ है। लगभग कितने का नुकसान? देखिए, आपको बताएं कि 3 फ्लोर बन चुका था। लगभग जो है कि 2-3 मकानों को छोड़ के बाकी सभी में किराएदार रह रहे थे जी। और जब यहाँ बेसमेंट की खुदाई चल रही थी तो जब बिल्डिंग तिरछी हुई तो वहाँ पे लोगों को बाहर निकाल लिया गया और लोग ये अपना सामान नहीं निकाल पाए थे। काफी लोगों का अंदर सामान है, जो कि इसमें किराएदार जितने जो रहते थे, भाई एक किराएदार के पास तभी तमाम गृहस्थी के जितने भी सामान है वो सब अंदर है। अलमारी में कई लोगों को अभी शिकायत लेके आए थे, नगर आयुक्त से बता रहे थे कि अलमारी अंदर तो उसमें हमारे पैसे हैं, कुछ गहने हैं, सब इसी में दब गया है। कौशलेंद्र, तो फिर क्या इसे निकालने की कवायद की जा रही है जो सामान लोगों का दब गया? जैसा कि आपने बताया कि वहां पर 3 मंजिला इमारत थी और निर्माणाधीन बिल्डिंग तिरछी थी और ये लापरवाही कहीं ना कहीं हुई, जिसके चलते ये जो तस्वीरें हैं सामने आ रही है। अब जो सामान लोगों का दबा हुआ है उसे निकालने के लिए क्या कुछ कवायद की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, अभी कुछ नहीं, अभी तो प्रशासनिक अधिकारी, देखिए नगर आयुक्त से लेके तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जी। और अभी जो है आपको दिखा दें कुछ वो कहना चाह रहे हैं नगर आयुक्त, उनसे हम बात अभी करते हैं जी। और एक तो घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। उनके दायरे में बिल्डिंग रेगुलेशन आता है, तो वो इसमें आपको अलग से ब्रीफ करें। बिल्डिंग सर कोलैप्स हुई उस वक्त उसके अंदर कोई था, कोई आसपास था जो नहीं, कोई कुछ नहीं को रेस्क्यू किया गया हो? नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, पहले ही खाली करा दिया। प्राइमरी रीजन सर बिल्डिंग कोलैप्स होने का रीजन क्या है? रीजन अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो एलडीए ही बता पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग रेगुलेशन वही देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष भाई कहाँ है? और क्या आप तक नाका के पास 3 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। ये सुबह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खाली कराया गया था और इसमें किराएदार रहते थे और उनकी कंप्लेंट पे इसको पूरा सुबह वैक्यूट करा दिया गया था। और जब ये कोलैप्स हुई है तब कोई भी अंदर नहीं था, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्टेड है अभी तक। और अभी हम लोग इसके मलबे को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी एलडी आके अपनी फर्दर कार्रवाई
सर ये एनडीए आगे कार्रवाई करेगी, नगर निगम का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? नगर निगम अभी जैसे मलबा है इसको सही कर देगा, जितना भी बचा हुआ है तो उसको हटाएगा, और ताकि और किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि मलबा आपने देखा है कि ऊपर नीचे है, तो हम उसको सेव कर रहे हैं। सर क्या कोई अंदर फंसा हुआ है? नहीं, कोई अभी तक प्राइमरी बिल्कुल हमारे साथ सबसे बड़ा काम हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी एक हमारे जान साथ नहीं बचती, लखनऊ एक के जान नगर नहीं आयुक्त बचती। हमारे साथ जिस हैं, तरह उनसे से बात पुलिस करते हैं। प्रशासन ने सहयोग किया है, इसमें पूरी गलती इस मालिक की, उसको सजा मिलनी चाहिए साहब। मेरा परिवार पूरा दब जाता है, एक मकान पूरा इसके अंदर धराशायी है और केवल पुलिस ने रोका है, नहीं तो राहगीर चलते दसियों लोग मर जाते हैं। ये प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन वो मालिक नहीं बचना चाहिए, वो भागा हुआ है। और मेरे को कौशलेंद्र, नगर आयुक्त के साथ आप खड़े हुए हैं, उनकी बिल्डिंग है, ये एडवोकेट अपने आप ये आरोप लगा रहा है शख्स। इसी के रिगार्डिंग आप सवाल पूछिए नगर आयुक्त से कि इस घटनाक्रम का जिम्मेदार किसे माना जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारे बच्चे उसके अंदर होते, सब आज निस्त नाबूद हो गए होते, कोई मुआवजा मांगने वाला नहीं बचता, इतना बड़ा कांड हो जाता। पुलिस के सहयोग ने रोक लिया, पुलिस ने अच्छा काम किया है, ये मैं खुल के कहता हूं, पुलिस प्रशासन की वजह से बचा। कंप्लेन में हम लोग निकल रहे थे, वो गिरने लगा, मसाला गिरने लगा, यहाँ देखते देखते 5 मिनट के अंदर मालूम ही नहीं चला, उन्होंने हेलो नहीं पता चला। जी हमारे साथ देखिए इस समय नगर आयुक्त महोदय हैं कि कौशलेंद्र, जी कौशलेंद्र आप सवाल पूछिए। ये जो शख्स आरोप लगा रहे हैं, इस घटना की जिम्मेदारी अब किसकी होगी? जो नुकसान हुआ इस घटनाक्रम में, इसकी भरपाई कैसे होगी? आप नगर आयुक्त से ये सवाल पूछिए। वो आदमी एक भी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन इतना गरीब आदमी की खाली चौकी जाकर रिपोर्ट करे, उसकी ताकत नहीं थी उस व्यक्ति में। आज सुबह जब वो ड्यूटी जा रहा था, अपने भाइयों से बोला कि चलिए कौशलेंद्र, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये घटना को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के इंदिरा भवन में गार्ड की पिटाई की गई है। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने गार्ड की पिटाई कर दी और सुरक्षा गार्ड की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कर्मचारी नेता ने गार्ड को गिरा कर पीटा, यानी कि बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम पिटाई का वायरल हो चुका है। गार्ड को कितनी बेरहमी से पीटा गया। लखनऊ के इंदिरा भवन में ये गार्ड तैनात था, जिसे कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने पीटा है। तो सुरक्षा गार्ड की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखना यह होगा कि प्रशासनिक स्तर पर इस वीडियो को किस तरीके से संज्ञान में लिया जाता है और क्या इस यूनियन कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं, क्योंकि कर्मचारी यूनियन का यह पदाधिकारी है जिसने गार्ड की बेरहमी से पिटाई की। सीधे रुख करते हैं जोधपुर का, क्योंकि जोधपुर दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर की दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पालासली पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है।
सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी उपासना कितना हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है, वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है, तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य के नजदीक होगा, वो अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर लिए। अब अगले 25 वर्ष की एक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचप्रण का संकल्प हमारे यहाँ हर मांगलिक कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्रण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया है। कौन ऐसा भारतवासी होगा
और अगर वो सच्चा भारतवासी है, उसके मन में उससे भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है, वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए ये पंच प्रण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंच प्रण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा, लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग जब जैसलमेर क्षेत्र में आते हैं, यहाँ जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया। बरसात सबसे कम होती है, लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही चयन किया। भाइयों बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पे विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार में, स्थानीय हस्तशिल्पी में, स्थानीय कारीगर में, स्थानीय किसी व्यवसायी में, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर में अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वह उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना, वही दे। क्यों हम विदेशी कार्यों के चक्कर में पड़ते हैं, विदेशी चीजों के, विदेशी प्रोडक्ट के पीछे क्यों भागते हैं? अपने उत्पाद को अच्छा बनाना, उत्कृष्टता की श्रेणी में पहुंचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, वैश्विक मंच तक उसको पहुंचाने का कार्य करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। मोदी जी ने दूसरा संकल्प सुनाया था कि दूसरा संकल्प क्या होना चाहिए, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त कर दें। हम गुलामी की मानसिकता के साथ नहीं जी सकते। दुनिया अच्छी है और हम बुरे हैं, ये नहीं चल सकता। हम अच्छे हैं, और जब दुनिया अंधकार में थी तो पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती थी, और तब हमारे ऋषियों ने संदेश दिया था वसुधैव कुटुंबकम का। पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानने वाली यह वसुधा, ये भारत की धरती है, भारत की ऋषि परंपरा है। हम श्रेष्ठ थे, इसीलिए आर्य कहलाए। यह भाव किसी और के पास नहीं था, ये हमारे पास था। लेकिन आज हम अपने उस परंपरा के प्रति गुलामी की मानसिकता के कारण हम उसको बोलने में संकोच करते हैं। तीसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो कही थी विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान, ये विरासत का ही सम्मान का भाव है कि हमने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के उन महान योद्धाओं का, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जहां सम्मान किया, वहीं साथ ही साथ इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया है, अपने सैनिकों का, सुरक्षा बलों के जवानों का भी सम्मान करें। तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। विरासत का सम्मान का ही भाव है कि जिस अयोध्या में पहले लोग जाने, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या नहीं मनाऊंगा। लोगों ने
मुझसे कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आपके खिलाफ एक माहौल चलेगा। तो मैंने कहा क्या हम लोग कोई अपने पक्ष में करने के लिए थोड़ा रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में अगर कुछ भी गलत भी कोई हमारे लिए बोल दे तो बोलने दीजिए, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे और दीपावली अयोध्या में ही मनाएंगे। अब आप देख रहे हो कि आज वहां का दीपोत्सव दुनिया का एक भव्य उत्सव बन गया। संकल्प होना चाहिए। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में। ये विरासत का ही सम्मान है। मैं पिछले दिनों शेखावत जी के साथ यहां आया था। नीलकंठ महादेव के मंदिर को मैंने देखा, कितना भव्य मंदिर बना, और वहां भी 1400 वर्षों के बाद उस मंदिर को फिर इतना भव्य स्वरूप दिया गया। भाइयों बहनों, ये विरासत का सम्मान यही है। एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना चौथा संकल्प है। एकता और एकात्मता के लिए बांटने वाले तत्व होंगे, ये जाति के नाम पे बांटेंगे, तमाम वादों के आधार पर विभाजन करने का प्रयास करेंगे। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें तो एक ही हमारी राष्ट्रीयता है, वो भारतीय है। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। हमारा एक ही देश है, वो भारत है। हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी राष्ट्रीयता के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो फिर एक जाति के बंधन में हमको कोई बांधने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और पांचवा अपने नागरिक कर्तव्य, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में छात्र है, छात्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। युवा अपनी ऊर्जा का लाभ देश को दे। व्यवसायी अपने व्यवसाय का लाभ देश को दे। जिस क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करता है तो भाइयों बहनों कुछ भी हमारे लिए संभव नहीं। और इन पंच प्रणों के संकल्प के साथ जब हर भारतवासी जुड़ेगा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि 22 जनवरी की बाद एक नए भारत का दर्शन होगा और भारत के अंदर फिर से राम राज्य के दर्शन होंगे। त्रेता युगीन राम राज्य की स्थापना की भारत को स्वस्थ करने के लिए। और मेरी भी अपील होगी, 22 जनवरी के बाद अलग अलग राज्यों से ट्रेन से आपको ले जाने की व्यवस्था होगी। अयोध्या में आपके स्वागत के लिए उत्सुकता से हम तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी है। सभी लोग सहमत है ना? और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, राजस्थान वासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे अपनी विचारधारा की सरकार को लाने में भी मदद की है, क्योंकि इसी में हमारा संरक्षण है, इसी में सुरक्षा है और इसी में विरासत का सम्मान भी। वंदे मंच पर उपस्थित श्री मंदिर जालोर के श्री महंत हमारे पूज्य संत गंगानाथ जी महाराज की तप और साधना से पवित्र हुई इस धरा को यहाँ के भक्तों, यहाँ के श्रद्धालुओं के, यहाँ के अनुयायियों के रूप इसे भव्य स्वरूप देने का कार्य करेंगे और इस स्थान को यहाँ की परंपरा के रूप आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने में अपनी मदद करेंगे। हमारी बधाई इनको है, शुभकामनाएं इनको है। इस अवसर पर एक बार फिर से योगीराज सिद्ध शिरोमणि चिड़ियानाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, सिद्ध शिरोमणि
हमारे आयस योगी कैलाश नाथ जी महाराज के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और गिरिवर नाथ जी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां। तो राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीरें आपको बता दें, पलासली कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रास्ते भले ही अलग अलग रहे हों लेकिन मंजिल एक है। सनातन धर्म और संत विचारधारा जो सिखाती है उसी राह पर भारत अग्रसर है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।